हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 12 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि जेई एडवांस में बेंगलुरु के आर.के. शिशिर अव्वल और बेटियों में तनिष्का काबरा टॉपर रही हैं। देखिए, ये हैं आर.के. शिशिर, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पाई हुई है और यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं। और देश भर के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी में प्रवेश के लिए हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा में यानी कि जेई एडवांस के परिणामों की रविवार को घोषणा कर दी गई। आईआईटी बॉम्बे जोन से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बेंगलुरु के आर.के. शिशिर देश भर में अव्वल रहे। बेटियों में आईआईटी दिल्ली जोन की तनिष्का काबरा ने टॉप किया है। देश भर में उनकी रैंक 16वीं है। स्पष्ट है कि अखिल भारतीय रैंकिंग में शीर्ष 15 में कोई भी बेटी शामिल नहीं हो पाई है। शिशिर ने 360 में से 314 अंक हासिल किए हैं और तनिष्का ने 360 में से 277 अंक प्राप्त किए हैं। आईआईटी बॉम्बे के एक अधिकारी ने बताया कि इस साल जेई एडवांस के दोनों पेपर में 1,55,538 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 40,712 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों में 6,516 बेटियां हैं। 28 अगस्त को हुई इस परीक्षा में 280 विदेशी छात्र भी सम्मिलित हुए थे और इनमें से 145 सफल हुए हैं। बता दें कि देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेई मेन का आयोजन किया जाता है। उसे क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को ही देश भर के आईआईटी में प्रवेश के लिए जेई एडवांस में सम्मिलित होने का मौका मिलता है। इस वर्ष 124 शहरों में 577 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। धोखेबाज चीनी ऐप कंपनियों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई। ये चीन की मोबाइल ऐप कंपनियां हैं, वो पहले तो आम भारतीयों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी करती हैं और उन्हें फिर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाती है। अब इसके लिए एक तरीके से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो गया है। हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्यों में इन कंपनियों के चीनी अधिकारियों और उनके भारतीय कर्मचारियों के विरुद्ध पिछले एक हफ्ते से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस काम में वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच लगातार विमर्श हो रहा है कि किस तरह स्थानीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर धोखेबाज चीनी कंपनियों को शिकंजे के लिए कसा जाए। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के बाद अब कंपनी मामलों के मंत्रालय की जांच एजेंसी एसएफआईओ यानी कि गंभीर अपराध जांच संगठन भी इन कंपनियों के प्रवर्तनों के विरुद्ध जांच में जुट गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कश्मीर में आजाद की दो टूक नहीं होगी, अनुच्छेद 370 की वापसी। अभी तक कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से रहे गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी की घोषणा कर दी है और उसकी शुरुआत 10 दिनों के अंदर करने की इन्होंने बात कही है और इसमें यह बताया है कि जो भी 370 कानून हटाया गया है वो बिल्कुल सही निर्णय है और इसे जारी रखना चाहिए। इस पर अन्य जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इस पर एक तरीके से वक्तव्य दिया है कि ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ एक तरीके से अन्याय है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं और काफ़ी प्रभावी नेता हैं वहाँ के। लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी लाइन से और जो अभी तक ये बोलते थे 370 को लेकर, उस पर इन्होंने मुखर होकर ये बोला है कि अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एससीओ में पुतिन, जिनपिंग व शरीफ संग मंच साझा करेंगे मोदी। इस हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को होने वाली संघाई सहयोग संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। यह एससीओ की 22वीं शीर्ष स्तरीय बैठक है। इसका आयोजन समरकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में होगा। यूक्रेन रूस संघर्ष के बाद पहली बार एक मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहनवाज शरीफ के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। ऐसे में मोदी की इन नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों को लेकर कयासों का बाजार गर्म है।
वैसे मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक तय है। जिनपिंग के साथ बैठक को लेकर दोनों तरफ के अधिकारियों के बीच लगातार विमर्श चल रहा है। मोदी की शरीफ के साथ मुलाकात होगी या नहीं, इसको लेकर अभी तक चुप्पी है। विदेश मंत्रालय की ओर से रविवार को बताया गया कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर वार्ता में हिस्सा लेंगे। बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देशों के अलावा पर्यवेक्षक देश, एससीओ के महानिदेशक, एससीओ के तहत गठित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के अधिशासी निदेशक और कुछ दूसरे आमंत्रित मेहमान हिस्सा लेंगे। बैठक में नेताओं के बीच पिछले 2 दशकों के दौरान एससीओ की गतिविधियों और भविष्य के सहयोग पर चर्चा होगी। बैठक में मौजूद क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने यह भी सूचना दी है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय चर्चा होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। लद्दाख में सेना अध्यक्ष ने अपाचे अटैच में भरी उड़ान, मारक क्षमता भी जानी। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने रविवार को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से रविवार में सवार होकर लद्दाख में दुश्मन के सामने मजबूती से खड़ी भारतीय सेना की तैयारियों की जांच की। उन्होंने अपाचे अटैक की ताकत और मारक क्षमता के बारे में भी जाना। यह हेलीकॉप्टर सेना अध्यक्ष को चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं के पास ले गया ताकि वहां सुरक्षा प्रबंधों को देख सकें। लेह एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने से पहले वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें अपने बेड़े में शामिल नई तकनीक के बारे में जानकारी दी। सेना अध्यक्ष पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन के सैनिकों की वापसी के बीच भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को धार देने पहुंचे थे। उन्होंने सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार में भारतीय जवानों के जोश और उत्साह को परखा। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के से क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा हालात पर विमर्श भी किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, नौसेना ने लॉन्च किया युद्धपोत तारागिरी। समुद्र में भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। 2 सितंबर को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ था। इसके कुछ ही दिनों बाद रविवार को प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरे स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को लॉन्च किया गया। मझगांव डॉक शिपयार्ड ने कहा है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के कारण रविवार को राष्ट्रीय शोक होने के कारण भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका। चूंकि कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए इसमें बदलाव संभव नहीं था। युद्धपोत का नाम पश्चिमी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी और नौसेना पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्ष चारू सिंह ने रखा है। अजेंद्र बहादुर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस युद्धपोत का निर्माण 10 सितंबर 2020 को शुरू हुआ था। इसका वजन 3510 टन है। इसमें 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। यह युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर सहित कई सुविधाओं से लैस होगा। प्रोजेक्ट 17A का कुल बजट लगभग 25,700 करोड़ रुपए है। इसके तहत पहले युद्धपोत नीलगिरी को 28 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। दूसरे उदयगिरी को इसी साल 17 मई को लॉन्च किया गया था। इन दोनों का समुद्री परीक्षण 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि रकबा घटा पर उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा है। देश के बड़े हिस्से में मानसून की अच्छी बारिश नहीं होने के बावजूद चालू फसल वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 32.8 करोड़ टन निर्धारित किया गया है। देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और कुछ में सूखे जैसे हालात की वजह से ही खरीफ फसलों की बुआई रकबा घट गया है। इसके बावजूद रबी सीजन के तैयारी सम्मेलन में खाद्यान्न की पैदावार का लक्ष्य बढ़ाकर तय किया गया है। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार का लक्ष्य भी बढ़ा है। 11.2 करोड़ टन निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले रबी सीजन में गेहूं की पैदावार 10.6 करोड़ टन पर सिमट गई है। उधर खरीफ सीजन में बुआई रकबा घटा है, जबकि पैदावार का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। पिछले फसल वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 31.57 करोड़ टन अनाज की पैदावार हुई थी। चालू फसल वर्ष 2022-23 में इसे 4% बढ़ाकर 32.8 करोड़ टन का लक्ष्य तय किया गया है। इसको प्राप्त करने के लिए मैराथन तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल बायोलॉज तैयार।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय बनाना चाहता है और इसके लिए मॉडल बायलॉज तैयार है। 7 सहकारी संस्थानों की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीज संवर्धन और विपणन के साथ साथ जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की भी योजना चल रही है। पैक्स को गोबर गैस बनाने, बिजली बिल संग्रह, गैस वितरण एजेंसियों और नल से जल आदि सुविधाओं के जरिए बहुउद्देशीय बनाने की योजना है। शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों के दौरान पैक्स की संख्या मौजूदा 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख करना है। ऐसा होने पर देश की हर पंचायत में एक पैक्स हो जाएगा। कहा गया है कि सरकार स्वास्थ्य बीमा, परिवहन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीकरण की सुविधा के साथ एक नई सहकारी नीति लाने की भी योजना बना रही है। शाह ने कहा कि जब कांग्रेस गुजरात में सत्ता में थी तो राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में सभी डेयरी सहकारी समितियों को बंद कर दिया गया था। इससे निजी कंपनियों को दुग्ध उत्पादन का शोषण करने का अधिकार मिल गया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब इस पर नकेल कसी गई थी। वाणिज्य मंत्रालय ने पुनर्गठन की रिपोर्ट का कर रहे अध्ययन। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उनका मंत्रालय अभी अपने पुनर्गठन पर रिपोर्ट के ब्यौरे का अध्ययन कर रहा है। रिपोर्ट में एक व्यापार संवर्धन निकाय के गठन का भी प्रस्ताव है। भारत का 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं का 2000 अरब डॉलर का निर्यात करने का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के तहत मंत्रालय वाणिज्य विभाग को नए सिरे से डिजाइन करने का कार्य कर रहा है। गोयल ने कहा कि यह पुनर्गठन वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने, बहुपक्षीय संगठनों में नेतृत्व वाली भूमिका हासिल करने, वैश्विक चैंपियन के रूप में 100 भारतीय ब्रांड का सृजन करने, मैन्युफैक्चरिंग आधार को मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने के स्तंभों पर निर्भर है। गोयल ने कहा कि हम मंत्रालय के ढांचे को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया में हैं। हमारे पास एक विचार इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर व्यापार संवर्धन निकाय के गठन का है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से। भारत व खाड़ी सहयोग परिषद ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव डॉक्टर नायफ फलाह मुबारक अल हजरफ के साथ अहम बैठक में परामर्श के तंत्र पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जयशंकर ने कहा कि 6 देशों के संगठन जीसीसी के साथ अंतिम बैठक उनकी महत्वपूर्ण व सकारात्मक रही। जयशंकर शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे। विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर की सऊदी अरब की यह पहली यात्रा है। यात्रा के पहले दिन उन्होंने जीसीसी के महासचिव डॉक्टर नायफ फलाह मुबारक अल हजरफ के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के आपसी सहयोग के संदर्भ में वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर जीसीसी महासचिव के साथ चर्चा बहुत ही सकारात्मक रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स पेज से कि एशिया चैंपियनशिप जो क्रिकेट की हुई है उसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर ये कप जीत लिया है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। विंबलडन एक न्यूज़ है कि इगा स्वियातेक ने पहली बार जीता यूएस ओपन। महिलाओं में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियातेक ने फाइनल में ट्यूनीशिया की ओन्स जेब्यूर को हराकर वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की ट्रॉफी पहली बार अपने नाम की है। 2 बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन स्वियातेक ने फाइनल मैच में जेव्यूर को सीधे सेटों में 6-2, 7-6 से हराया है। तो ये आज का यानी 12 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।